नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल करेंगे मैट्रिक्स स्पेस का। ठीक है, और इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वलिटी बताई थी, उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया था, और यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, और आपको ये जो टोपोलॉजी जो बुक है इसके अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को या तो इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर दूँ, या फिर मैं टेलीग्राम में जो हमारा अकाउंट है ना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, और या फिर आप इन नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है एमएससी एंड बीएससी, है ना, बीएससी के रिलेटेड, तो आप, है ना, इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हो। आ जाओ, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो एक ही मैट्रिक्स स्पेस का होगा। अब मैं वर्ड ले रहा हूँ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो मैंने, है ना, जो लेक्चर नंबर 1 डाला था उसमें आपको बताया था कि मैट्रिक्स स्पेस कुछ भी नहीं होता, एक मैपिंग होती है। एक मैपिंग होती है कैपिटल एक्स क्रॉस कैपिटल एक्स, है ना, वो क्या करेगी, एक्स के दो एलिमेंट देगी और रियल नंबर में डाल देगी। ये जो आर होता है वो रियल नंबर का एक सेट होता है, और अगर वो चार कंडीशन को होल्ड कर जाए तब ये जो आपका मैपिंग, ये जो आपका डी है ना, वो एक आपका मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। आपको याद है? हाँ जी सर, एकदम याद है। फिर मैंने आपको सेमी मैट्रिक्स भी बताया था। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस होता है उसके लिए मैट्रिक्स की ये चार कंडीशन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, वो होल्ड होनी जरूरी है। तब वो क्या करेगा, ये जो एक्स होगा वो आर के साथ में क्या हो जाएगा, सॉरी डी के साथ में क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, नहीं आ रहा समझ में? आ जाओ, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैं बुक यूज कर रहा हूँ नवकार पब्लिकेशन। बुक आप कोई भी यूज कर सकते हो, जेपीएच की कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग बात है, नवकार में कुछ अलग बात है, लेकिन नवकार पब्लिकेशन अच्छी बुक है एकदम। क्वेश्चन वगैरह यहीं से पूछे जाते हैं, एमएससी बीएससी में जो भी है। शानदार बुक है। थोड़ा मिसप्रिंट का इशू रहता है इसके साथ, है ना, मिसप्रिंट बहुत, गलतियाँ बहुत निकलती है इसमें बुक में, और एकदम अच्छी बुक है। अगर आप इसके एमसीक्यू अगर आप देखोगे, है ना, इन फ्यूचर जब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, नेट की तैयारी करोगे, तो एमसी के क्वेश्चन जो वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए बेटा सेकंड ग्रेड में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एग्जाम्पल कर रहे हो बहुत बढ़िया, साथ में जो एक्सरसाइज है ना उनको और सोल्व करो। ठीक है, देखो क्या गिवन है हमें, ये गिवन है कि लेट माना ए मैपिंग, कोई मैपिंग है ए मैपिंग, डी डी एक मैपिंग है जो कैपिटल आर क्रॉस आर से आर में जा रही है, मतलब वो क्या करेगी, रियल नंबर के दो पॉइंट लेगी और वापस आर में दे देगी। बी डिफाइंड बाई, इस तरीके से डिफाइंड है, डिफाइंड बाई कि डी एक्स कोमा वाई, और एक्स और वाई दोनों के दोनों रियल नंबर है। ये आपका एक बार तो क्या होगा, 1 होगा, एक बार 0 होगा। 1 कब होगा, जब दोनों के दोनों क्या हो, बराबर नहीं हो। इफ यदि x आपका y के बराबर नहीं है तब डी एक्स कोमा वाई का मान 1 आएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गया तब डी एक्स कोमा वाई का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तब हमें प्रूफ क्या करना है, देन डी इज ए मैट्रिक्स। डी आपका एक मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स होगा तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स के लिए चार कंडीशन होल्ड करनी होती है। डी इज ए मैट्रिक्स फॉर आर, ये आर के लिए, आर एक रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए आपका एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, विच इज नाउ एज ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स। ठीक है, विच इज नाउ डिस्क्रीट मैट्रिक्स। ये आपका एग्जाम्पल है बेटा, ये आपका एक एग्जाम्पल, और इसको मेरे को प्रूफ करना है। मतलब ये जो आपकी मैपिंग है आर क्रॉस आर से कैपिटल आर के अंदर, है ना, इसको आपको मैट्रिक्स प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, चार कंडीशन प्रूफ करनी होती है ना। चार कंडीशन M1 M2 M3 M4, अगर आपको याद है तो, है ना। हाँ जी सर याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो आपको गिवन है वो लिख लो सबसे पहले। इट इज गिवन डेट, इट इज गिवन डेट कि जो आपका डी है वो आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है। सच डेट, इस प्रकार से कि डी कोफ्टो में एक्स कोमा वाई, इसका मान आएगा एक बार 0, और 0 कब आएगा, वैन
देखो साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, जब एक्स और वाई बराबर हो। फिर आपका डी एक्स कोमा वाई का मान आएगा 1 वैन जब दोनों के दोनों बराबर नहीं है, एक्स बराबर नहीं है वाई के, है ना। या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि डी एक्स कोमा वाई का मान एक बार आपका 1 आएगा, एक बार 0 आएगा। एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है तब तो 1 आएगा, और दोनों के दोनों बराबर है तब आपका 0 आएगा। बताओ सही बात है, ये आपको गिवन है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स आपका, ये जो आपका डी जो मैपिंग है वो आपका एक मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ करना है। देन वी हैव प्रूव, जो डी जो है ना आपका आर क्रॉस आर से आर में इज ए मैट्रिक्स फॉर विच जिसके लिए, वी हैव प्रूव, हम ये प्रूफ करेंगे, प्रूव दी फॉलोइंग कंडीशन। अब मैं जो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। फॉलोइंग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन M1 क्या करता है, M1 बोलता है क्या है कि डी कोफ्टो में एक्स कोमा वाई हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको याद है, ये आपको याद है? हाँ जी सर एकदम याद है। अब आपको ये देखो, जो आपका डी एक्स कोमा वाई है उसकी वैल्यू देखो, उसकी वैल्यू एक बार तो 0 आ रही है, एक बार 0 से बड़ी आ रही है। अब कौन सी कंडीशन में आ रही है वो नहीं देखना आपको, कोई भी कंडीशन में आओ भाई, हमें क्या करना है, हमें तो या तो 0 दिखा दो डी एक्स कोमा वाई को, या 0 से बड़ा दिखा दो। दोनों ही आ रही है यहाँ पर कि डी एक्स कोमा वाई 0 भी आ रहे हैं और डी एक्स कोमा वाई आपका 1 भी आ रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो आपकी ट्रू होगी, क्योंकि आपको मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, आपकी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है। फॉर ऑल एक्स और वाई ये रियल नंबर है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी। भाई ये तो देखो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको गिवन है कि आपका डी एक्स कोमा वाई 0 और 0 से बड़ा है। देखो एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इसका मतलब वो 0 से बड़ा है, और ये हमें प्रूफ करना होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है, सेकंड क्या प्रूफ करना है, याद करो। सेकंड हमें ये प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ का आता है इसमें, सेमी जो मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं आता, कि अगर डी एक्स कोमा वाई का मान 0 हुआ हुआ अच्छा, एक ही कंडीशन होगी वो, कि अगर दोनों के दोनों बराबर है। सही बात है। तो मैं क्या करूंगा कि डी एक्स कोमा वाई मैं 0 के लेकर चलूंगा और एक्स को वाई के द्वारा प्रूफ कर दूंगा कि वे दोनों बराबर हैं। फिर एक्स और वाई दोनों को बराबर लेकर चलूंगा और इसका डी एक्स कोमा वाई 0 कर दूंगा। ठीक है, ये तो करना होता है। आ जाओ नाउ वैन, या फिर लेट मान लो, लेट माना डी एक्स कोमा वाई आपका 0 है। अच्छा एक काम करो, ये जो आपकी मैपिंग है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आपका जो डी एक्स कोमा वाई अगर 0 है, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 की सहायता से वी कैन रिटर्न एज, मैं ये लिख सकता हूँ डेट कि एक्स आपका वाई के बराबर है। देखो इक्वेशन 1 में जाओ, आपका डी एक्स कोमा वाई 0 कब होगा, जब एक्स वाई के बराबर होगा। जब एक्स वाई के बराबर है तब डी एक्स कोमा वाई 0 के बराबर होगा। तो डी एक्स कोमा वाई अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर है। हमें ये प्रूफ करना होता है कि एक्स कोमा वाई अगर 0 के बराबर है तो एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। कन्वर्सली और प्रूफ कर दो, कन्वर्सली में क्या करो, लेट मान के चलो, लेट माना अगर एक्स और वाई दोनों बराबर है, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में जाओ, इक्वेशन 1 ये तो बोलती है अगर एक्स और वाई दोनों बराबर होता है तो उस कंडीशन में डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई आपका 0 के बराबर होता है। देख लो, ये देखो 0 के बराबर होता है, दोनों बराबर है यहाँ पर देखो, तो ये आपका 0 हो गया। और ये आपको प्रूफ करना होता है कि एक्स और वाई अगर दोनों बराबर है तो डी एक्स कोमा वाई 0 होगा, और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई ये रियल नंबर है दोनों के दोनों। तो दूज इस प्रकार हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डी एक्स कोमा वाई अगर 0 के बराबर है तो दोनों के दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों के दोनों अगर पॉइंट बराबर है तो डी एक्स कोमा वाई का मान 0 होगा। ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, ये आपकी सेकंड कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई है। ठीक है, आज जो M3 और चेक करते हैं। M3 क्या बोलता है अगर आपको याद है तो, M3 सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक होता है कि डी एक्स कोमा वाई
आपका बराबर होगा डी वाई कोमा एक्स के, ये है ना, आपको याद है तो। और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक से आपका डी एक्स कोमा वाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 0 के बराबर। 1 कब होगा? जब दोनों बराबर नहीं है। 0 कब होगा? जब दोनों बराबर हो। यही तो है आपकी इक्वेशन एक। इक्वेशन एक यही है कि डी एक्स कोमा वाई आपका 1 होगा, 0 होगा। 1 तब होगा जब दोनों बराबर नहीं है, और 0 तब होगा जब दोनों के दोनों बराबर हो। हाँ जी सर, ये। अब मेरे को एक बात बताऊँ, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता होगा, 1 आएगा, 0 आएगा। अब एक्स वाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब वाई भी एक्स के बराबर नहीं है। भाई 1 अगर 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 भी तो 1 के बराबर नहीं है। हाँ सर, नहीं है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि वाई एक्स के बराबर नहीं है। एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब वाई भी तो एक्स के बराबर है। हाँ जी सर, लिख सकते हो। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी डी वाई कोमा एक्स की। देखो यहाँ पर एक्स आता है तो पहले एक्स आया था, फिर वाई आया था। यहाँ पर एक्स आया था, वाई आया था। अब यहाँ पर पहले वाई आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दो इस प्रकार, इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स कोमा वाई बराबर हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स के। बताओ सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी M3 जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर होल्ड होगी। M4 और चेक करते हैं। M4 अगर आपको याद है तो ट्राई एंगल इनक्वलिटी होती है। M4 ट्राई एंगल इनक्वलिटी होती है कि डी कोफ्टम में एक्स कोमा वाई का मान बराबर होता है, छोटा होता है डी कोफ्टम में एक्स कोमा जेड प्लस का डी कोफ्टम में जेड कोमा वाई से। आपको याद है? तो हमें ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो, हम कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कंडीशन लेके चलूँगा। कंडीशन में क्या लेकर चलूँगा? अब इसमें देखो आपके 3 वेरिएबल आएंगे। फॉर ऑल, यहाँ पर तीनों के तीनों 8 से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई कोमा जेड रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि एक्स वाई जेड ये सारे के सारे आर द एलिमेंट ऑफ आर, ये रियल नंबर के एलिमेंट है। ठीक है, देन देयर 3 केसेज अरेंज हो गए, यानी 3 केसेज बन सकते हैं। देखो, लेट माना एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर 3 एलिमेंट ऑफ आर। ये तीनों के तीनों रियल नंबर है, एक्स वाई जेड। देन तब दियर आर 3 केसेज, 3 केसेज। फर्स्ट केस क्या हो सकते हैं? पहला केस आपका ये हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या बराबर हो, कि तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो इस केस में आपकी कंडीशन क्या होगी? देखो, अब यहाँ पर देखो 2 कंडीशन आ सकती है, 3 यहाँ पर बनेगी कि एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर और एक्स भी जेड के बराबर है। सही बात है या फिर नहीं? हाँ जी सर, सही है कि एक बार तो दोनों के दोनों ये बराबर, फिर ये दोनों बराबर, फिर फर्स्ट और थर्ड बराबर है। तो अगर शुरुआत के 2 बराबर हैं, तो शुरुआत के अगर 2 बराबर होते हैं, इसका मतलब डी एक्स कोमा वाई का मान 0 आ गया, क्योंकि हमारी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है कि अगर 2 पॉइंट बराबर है तो डी, उसकी जो दूरी होगी वो किसके? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर एक्स और वाई बराबर है तो डी कोफ्टम में एक्स कोमा वाई 0 के बराबर होगा। सेकंड, अब मैं लेकर चलता हूँ वाई कोमा जेड। डी कोफ्टम में वाई कोमा जेड, देखो यहाँ पर वाई और जेड अगर बराबर है तो इनकी जो दूरी होगी वो भी आपकी 0 के बराबर होगी। फिर एक्स और जेड बराबर है, तो एक्स और जेड बराबर है, इसका मतलब डी कोफ्टम में एक्स कोमा जेड का मान भी क्या होगा? 0 होगा। हाँ जी सर, होगा, क्योंकि हमारी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब जो आपकी ट्राई एंगल इनइक्वलिटी है वो देखो। ट्राई एंगल इनइक्वलिटी क्या बोलते हैं कि डी कोफ्टम में एक्स कोमा वाई, तो डी कोफ्टम में एक्स कोमा वाई का मान कितना है? 0। तो ये आपका हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू छोटी, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0, तो आपका आएगा क्या? 0 की वैल्यू छोटी हो बराबर 0। 0 0 से छोटा तो होता नहीं, लेकिन बराबर तो होता है ना, बराबर होता है, इसका मतलब ये केस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोनों साइड बराबर आ रही है। ये देखो, ये तीनों की तीनों वैल्यू में इसमें पुट करवा तो आपकी इनइक्वलिटी सही हो रही है एकदम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस केस में डी कोफ्टम एक्स कोमा वाई की वैल्यू उनसे छोटी हो जाएगी। सेकंड केस देखो कि सेकंड केस में मैं ये लेकर चलता हूँ, सेकंड केस में मैं ये लेकर चलता हूँ कि एक्स वाई के तो बराबर है, बट सॉरी एक्स वाई के बराबर नहीं है, बट जेड के बराबर है, बट जेड के बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या 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 निकल सकते हैं। पहला तो ये होगा कि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है। पहला क्या हो जाएगा कि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है? एक्स वाई के बराबर नहीं है और वाई किसके बराबर है?
जेड के बराबर है, तो एक्स भी आपका जेड के बराबर नहीं होगा। देखो एक्स वाई के बराबर नहीं होगा, वाई जेड के बराबर है, इसका मतलब एक्स भी आपका जेड के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और एक है आपका वाई जेड के बराबर है। और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो कि एक्स और वाई दोनों बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। इन दोनों में से आप कोई भी एक लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब एक्स और वाई बराबर नहीं होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो 1 के बराबर होती है। हाँ जी सर, होता है। एक्स और जेड भी बराबर नहीं है तो इसका मतलब डी कोफ्टम एक्स कोमा जेड का मान भी क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों बराबर है, इनका मतलब इनके बीच की दूरी 0 होगी, यानी वाई कोमा जेड आपका 0 होगा, वाई कोमा जेड आपका 0 होगा। तीनों की वैल्यू इनइक्वलिटी इंपुट करो। ट्राइंगल क्या बोलता है कि डी एक्स कोमा वाई ये आपका 1 है, इसकी वैल्यू छोटे बराबर, इन दोनों का एडिशन, तो 1 प्लस का 0, तो इसका मतलब 1 छोटा बराबर होगा 1 से। तो छोटा तो हो नहीं सकता, बराबर तो हो रहा है ना, इसका मतलब एल एच एस आर एच एस के बराबर है। इसका मतलब इस केस में आपकी ट्राई एंगल इनइक्वलिटी होल्ड है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक और चेक कर लेते हैं। एक कंडीशन आपका ये भी बन सकता है, थर्ड कंडीशन, कि ना तो एक्स वाई के बराबर है और ना ही वो जेड के बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई के बराबर भी नहीं है, वाई जेड के बराबर भी नहीं है, और एक्स और जेड भी बराबर नहीं है। तो इन केस में देखो, दोनों बराबर नहीं है, मतलब डी कोफ्ट में एक्स कोमा वाई का मान 1 आएगा, ये हमारी मैपिंग ही 1 है। ये भी बराबर नहीं है तो वाई कोमा जेड भी आपका 1 आएगा। ये भी क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। और ट्राई एंगल इनइक्वलिटी में क्या होता है कि डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी होती है इन दोनों के एडिशन से, तो यहाँ से देखो 1 आ रहा है, छोटा बराबर हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर दूँ, 1 प्लस का 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 की वैल्यू छोटी 2 से। 1 और 2 बराबर तो हो नहीं सकते, लेकिन 1 1 से तो छोटा होता है ना। और मैंने ये बोला है कि जो एल एच एस पार्ट होगा वो या तो आर एच एस पार्ट के बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, ये आपकी ट्राई एंगल इनइक्वलिटी बोलती है। हाँ जी सर, ये बोलती है। तो बेटा ये आपका यहाँ पर होल्ड हो गया, इसका मतलब जो आपका डी है वो आपका मैट्रिक्स है आर पर। देयरफॉर स्मॉल डी इज ए मैट्रिक्स ऑन आर। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सेकंड इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है ना वो भी एकदम सिमिलरली है, दोनों दोनों के दोनों सेम है। अच्छा, जो थर्ड एग्जाम्पल है ना वो मोड पर है, मोड का और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपकी है ना इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाऊँ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल हमारा 3, एक मिनट। आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका ये बोल रहा है कि लेट माना ए मैपिंग, आपके पास कोई मैपिंग है, लेट माना ए मैपिंग डी जो आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है। बी डिफाइंड बाई, इस प्रकार से डिफाइंड है कि डी कोफ्टो में एक्स कोमा वाई आपका बराबर है 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस वाई के मोड की, फॉर ऑल एक्स और वाई ये आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। देन टू प्रूव कि जो डी होगा वो इज ए मैट्रिक्स ऑन आर, वो आपका आर पर एक मैट्रिक्स होगा। और मतलब मेरे को डी को मैट्रिक्स प्रूफ करना है, और मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए हम 4 कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम 4 कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर आपको याद है तो। पहली आपकी M1, सेकंड आपकी M2, थर्ड आपका M3, है ना, M4, वो 4 कंडीशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो मैपिंग डिफाइंड है ना वो लिख लो, दी मैपिंग
डिफाइंड एज, किस प्रकार से डिफाइंड है कि डी एक्स कोमा वाई आपका मोड एक्स माइनस वाई के बराबर है और फॉर ऑल एक्स और वाई दोनों के दोनों रियल नंबर है। अब हमें इस डी को मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं M1 कंडीशन लेकर आता हूँ। M1 में होता है क्या है, M1 में ये होता है कि जो आपकी मैपिंग डिफाइंड होती है ना वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, या फिर जीरो के बराबर हो गया तब भी आपका काम हो गया। जो आपकी M1 कंडीशन होती है वो क्या बोलती है कि डी एक्स कोमा वाई का मान जीरो से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नाउ डी एक्स कोमा वाई लेकर आओ। डी एक्स कोमा वाई आपका किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई के मोड के, देखो, और फॉर ऑल ये दोनों के दोनों आपके रियल नंबर है। अब मेरे को ये बताऊं क्या वन माइनस एक्स सॉरी एक्स माइनस वाई का जो मोड है क्या वो जीरो से बड़ा नहीं है, क्या वो जीरो से बड़ा नहीं और बराबर नहीं है? सर कैसे हुआ? बेटा एक बार ध्यान में रखना, जो मोड फंक्शन होता है ना, जो मोड फंक्शन होता है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, वो हमेशा जीरो से बड़ा या फिर वो जीरो के बराबर होता है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो मोड की खासियत क्या होती है, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जैसे माइनस का टू, -2 का मोड आपका टू और टू आपका जीरो से बड़ा है। मोड के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखो और रियल नंबर रखो, क्योंकि देखो मोड के अंदर आपका रियल नंबर है कि एक्स रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी तो आपका एक रियल नंबर ही होगा। हाँ जी सर, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि मोड हमेशा जीरो से बड़ा होता है। इस बात का मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस मोड की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये मोड खुद इसके ही तो बराबर है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक इससे क्या हो गया, बड़ा और बराबर हो गया। और हमें ये प्रूफ करना था, आप यहाँ पर चूंकि लिख लेना कि मोड एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी और बराबर होती है जीरो से, मोड के अंदर कुछ भी हो वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। सेकंड हमें M2 प्रूफ करना है। M2 आपका क्या बोलता है कि डी एक्स कोमा वाई आपका अगर जीरो के बराबर है तो दोनों के दोनों पॉइंट आपके बराबर हैं। अगर दोनों के दोनों पॉइंट आपके बराबर हैं तो डी कोफ्टो में एक्स कोमा वाई आपका जीरो के बराबर है। नाउ मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ डी एक्स कोमा वाई आपका जीरो के बराबर है। डी एक्स कोमा वाई किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई के मोड के बराबर है, ये आपका जीरो के बराबर है। और एक बार ये और ध्यान में रख लेना कि किसी का मोड अगर जीरो है, किसी का मोड अगर जीरो है तो मोड के अंदर जो भी है वो आपका खुद जीरो होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। चूंकि अगर एक्स का मोड अगर जीरो के बराबर है तो एक्स का मान जीरो के ही बराबर होगा। एक्स का मोड अगर जीरो है तो एक्स खुद जीरो होगा, और अगर एक्स जीरो है तो उसका मोड भी जीरो होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों तरफ से ये क्या होता है, काम करते हैं, दोनों तरफ से क्या होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? हाँ जी सर आ गया, आ जाओ। तो यहाँ से क्या हो गया, डी एक्स कोमा वाई आपका जीरो के बराबर हो गया, तो इसका मोड भी क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। और इसका मोड अगर जीरो है तो इसका मतलब मोड के अंदर जो भी है वो आपका जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई भी आपका जीरो हो गया। तो एक्स माइनस वाई अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। कन्वर्सली और प्रूफ कर दें, कन्वर्सली में क्या होगा कि अगर एक्स जीरो के बराबर है तो एक्स अगर जीरो के बराबर है इसका मतलब एक्स माइनस वाई भी जीरो होगा, वाई को इधर लिया वो जीरो हो जाएगा। और कोई अगर जीरो होता है, देखो एक्स जीरो होता है तो उसका मोड जीरो होता है, तो एक्स माइनस वाई अगर जीरो है तो इसका मोड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और एक्स माइनस वाई का मोड किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई का मोड तो आपका डी एक्स कोमा वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डी एक्स कोमा वाई। और हमें ये प्रूफ करना है कि पॉइंट अगर बराबर हो तो उनके दूरी भी क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। ये आपके यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी। ये आपकी M2 कंडीशन कंप्लीट होगी। M3 लेकर आता हूँ। M3 क्या बोलता है, सिमेट्रिक कि डी एक्स कोमा वाई डी वाई कोमा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, आज जो प्रूफ देते हैं इसका भी, सबसे पहले लेकर आओ डी एक्स कोमा वाई। डी एक्स कोमा वाई आपका क्या है, एक्स माइनस वाई का मोड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स का मोड। और एक फॉर्मूला होता है कि मोड के अंदर कुछ भी हो, मोड के अंदर कुछ भी हो वो मोड एक्स के बराबर ही आता है। मोड के अंदर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड के अंदर माइनस आ रहा है अगर तो माइनस हट जाता है और जो उसका अंदर है वो उसका मोड आ जाता है।
तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड हट जाएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स का मोड। और डी एक्स कोमा वाई आपका x माइनस वाई है, ठीक है। तो जहाँ पर भी देखो आपको क्या गिवन है, डी एक्स कोमा वाई एक्स माइनस वाई के बराबर है। तो जहाँ पर x वहाँ पर मैं अगर y कर दूँ, जहाँ पर y है वहाँ पर अगर x कर दूँ, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स, इंटरचेंज कर दूँ तो y माइनस एक्स का मोड। इसका मतलब y माइनस एक्स का मोड डी वाई कोमा एक्स हो जाएगा, तो डी वाई कोमा एक्स। और हमें ये तो प्रूफ करना होता है कि अगर डी एक्स कोमा वाई आपका बराबर होगा डी वाई कोमा एक्स, ये आपको प्रूफ करना होता है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सिमेट्री कंडीशन हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। M3 हो गया आपका, M2 हो गया, अब आपका बच कौन सा रहा है, M3। M3 को और प्रूफ करता हूँ, देखो M3 हो गया ना, सॉरी M4 आ जाओ। M4 M4 में होता है क्या, M4 आपका ये बोलता है कि डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर होगी डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना होता है। नाउ हमें जो गिवन है ना उसको लेकर आ जाऊँ, ये आपको गिवन है। तो मैं इस साइड क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक्स को जोड़, सॉरी जेड को जोड़ दिया और जेड को ही घटा दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहा हूँ कि इस एक्स और इस जेड को एक साथ में ले लेता हूँ, यानी मोड एक्स माइनस जेड प्लस का जेड माइनस का वाई कर सकता हूँ। अब मोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्स प्लस वाई का मोड अगर हो तो उसकी वैल्यू छोटी और बराबर होगी एक्स का मोड प्लस का वाई का मोड, ये आपकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पूरा एक्स का काम ये कर रहा है, वाई का काम ये कर रहा है। इस साइड आपका डी एक्स कोमा वाई, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स, डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी एक्स माइनस जेड का मोड, दोनों पर मोड आ जाएगा, और प्लस इसका मोड। तो इस साइड क्या हो गया, डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर हो जाएगी। ये आपका क्या है, डी एक्स कोमा जेड, ये आपका क्या है, डी जेड कोमा वाई। ये आपकी M4 कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी, देयरफॉर इसलिए स्मॉल डी इज ए मैट्रिक्स ऑन रियल नंबर। तो ये जो आपको गिवन है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था कि मैट्रिक्स कोई एग्जांपल हमें गिवन हो, कोई मैपिंग हमें गिवन हो, तो मैट्रिक्स किस प्रकार से उसको प्रूफ करते हैं, उसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करवाया, तो आप एक बार इन एग्जांपल को देख लेना। और इसमें ये जो आपका टॉपिक है ना, चैप्टर है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल है, तो आप उन सभी को ईजिली तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ये चार ही कंडीशन आपको वहाँ पर क्या करनी होगी, होल्ड करनी होगी, है ना। तो कोई घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। इसमें टोटल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो टोटल 8 एग्जाम्पल हैं, टोटल 8 एग्जाम्पल है, तो वो सारे के सारे इसी प्रकार से होंगे। तो आप उन सभी को करना। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए ना, फिर भी अगर दिक्कत आए ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, फिर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। जैसे मैं एक एग्जांपल और करवा दूं, ये आपका एग्जांपल नंबर 11 है बुक का, और बीकानेर यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ भी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये पूछा हुआ भी है ना। आ जाओ, ये एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं, एग्जांपल ये बोल रहा है कि आपको एक प्रूफ करना है, टू प्रूव डेट की एक मैपिंग गिवन है, और इस प्रकार से वो मैपिंग गिवन है कि जो आपकी मैपिंग है ना, जो मैपिंग है वो आपकी आर क्रॉस मतलब आर का स्क्वायर गुणा आर का स्क्वायर, इससे आर स्क्वायर में डिफाइंड है ना। ये मतलब रियल नंबर के एलिमेंट लेंगे और वापस रियल नंबर देगी। और डिफाइंड बाई डी एक्स कोमा वाई, इस प्रकार से आपका डिफाइंड है कि x1 माइनस वाई वन का मोड प्लस का x2 माइनस वाई टू का मोड। और और एक बात और ध्यान में रख लेना, x1 कोमा x2, x1 कोमा x2 ये आपका x के बराबर है ना, क्योंकि देखो x1 एक रियल नंबर है, x2 एक रियल नंबर है, तो x एक रियल नंबर है। इस प्रकार से मतलब आर से बिलोंग कर रहा है। y1 कोमा y2, इसको मैं y बोल दूंगा, तो ये भी आपका आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी एक मैट्रिक्स होगी, ये आपकी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
कि जो आपका मैपिंग जो गिवन है ना वो आपकी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी होती है कि वो या तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए या फिर जीरो से बराबर होनी चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि जो आपका मैपिंग डिफाइंड है, जो आपकी मैपिंग डिफाइंड है वो इस प्रकार से डिफाइंड है, x1 माइनस का y1 प्लस का x2 माइनस का y2, यानी मोड फंक्शन। और मैंने अभी अभी बताया कि मोड फंक्शन आपका जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है और दोनों जीरो के बराबर भी है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा वो भी आपका जीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये आपका पूरा किससे बड़ा आ जाएगा, जीरो से बड़ा है, फिर बराबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जीरो से बड़ा और बराबर है तो डी कॉफ्टम एक्स कोमा वाई का मान भी जीरो से बड़ा और बराबर हो गया। और ये हमें M1 कंडीशन में प्रूफ करना होता है। ये हमें M1 कंडीशन जो होती है उसमें प्रूफ करना होता है। M2 कंडीशन और देखो, M2 कंडीशन में क्या होता है, M2 कंडीशन में ये होता है कि डी एक्स कोमा वाई अगर जीरो के बराबर है तो दोनों के दोनों पॉइंट बराबर है, और पॉइंट अगर बराबर है तो डी एक्स कोमा वाई आपका जीरो के बराबर होगा। सही बात है, मैं यहाँ से लेकर चल रहा हूँ कि डी एक्स कोमा वाई आपका जीरो के बराबर है। तो डी एक्स कोमा वाई किसके बराबर है, x1 माइनस का y1 का मोड प्लस का x2 माइनस का y2 का मोड। ये आपका जीरो होगा या फिर नहीं होगा, हाँ जी सर होगा। इन दोनों का एडिशन जीरो है, इसका मतलब दोनों के दोनों जीरो है, क्योंकि दोनों के दोनों जीरो है तभी तो उन दोनों का एडिशन जीरो है ना। तो इसका मतलब x1 माइनस का y1 का मोड ये आपका जीरो, एंड x2 माइनस का y2 का मोड ये आपका जीरो। और किसी का मोड अगर जीरो होता है तो वो खुद जीरो होता है। तो x1 माइनस y1 आपका जीरो, x2 माइनस का y2 आपका जीरो। तो इसका मतलब x1 ही आपका क्या है, y1 है, एंड x2 ही आपका क्या है, y2 है। बताओ सही है या फिर गलत है। x1 आपका y1 के बराबर आ गया और x2 आपका y2 के बराबर आ गया। ये एक ही कंडीशन में आता है, x1 कोमा x2 बराबर y1 कोमा y2। अगर दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो आपका x1 y1 के बराबर हो गया और x2 आपका y2 के बराबर हो गया। सही बात है, हाँ जी सर हो गया। और x1 कोमा x2 इसको मैंने नाम दिया था x, इसको मैंने नाम दिया था y। फॉर ऑल x और y दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और इन दोनों का कन्वर्सली लेकर आ जाओ तो ये आपके बार ट्रू हो जाएगी। ये लो बेटा कन्वर्सली, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों पार्ट एक में मैंने प्रूफ कर दिया। M3 देखो, M3 क्या बोलते हैं, M3 क्या बोलता है कि डी एक्स कोमा वाई आपका बराबर होगा डी वाई कोमा एक्स के। सिमेट्रिक है ना, LHS पार्ट लेकर चलूँ, मैं लेकर चलता हूँ डी एक्स कोमा वाई, ये आपका बराबर है किसके, x1 कोमा y1, यही तो है, और यहाँ पर माइनस है, प्लस का x2 माइनस का y2। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोड के अंदर से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y1 माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस का x2। मोड नेगेटिव में फ़र्क डालता नहीं है ना, मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y1 माइनस का x1 प्लस का y2 माइनस का x2। अब आपको दिख रहा है कि x1 और x2 यहाँ पर इंटरचेंज हुए तो ये आपकी डेफिनेशन ही तो है y कोमा एक्स की, ये आपका d कोमा एक्स, क्योंकि आपकी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, आपकी मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है। तो y1 को अगर मैं पहले कर दूं और x2 को बाद में कर दूं, इस प्रकार से इंटरचेंज कर दूं तो y कोमा एक्स हो जाएगा। और आपको ये प्रूफ करना होता है कि डी एक्स कोमा वाई आपका डी वाई कोमा एक्स के बराबर होता है। जी सर ये प्रूफ करना है, ये मैं प्रूफ करना है, तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। फोर्थ कंडीशन देखो, M4 में क्या होता है, डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी है बराबर होती है डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। और फॉर ऑल एक्स वाई जेड तीनों के तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले मान के चलो, लेट माना कि x1 कोमा x2 आपका x के बराबर है, एंड रियल नंबर ये सारे के सारे, y1 कोमा y2 आपका y के बराबर है, z1 कोमा z2 आपका z के बराबर है। ठीक है, LHS पार्ट लेकर चलता हूँ मैं, x कोमा y लेकर चलता हूँ, जो आपका गिवन है x1 माइनस का y1 प्लस का x2 माइनस का y2। सही बात है, हाँ जी सर एकदम सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इसमें मैं z1 को जोड़ रहा हूँ और z2 को ही क्या, z1 को जोड़ रहा हूँ और z1 को ही घटा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस का z1 माइनस का z1 ही घटा दिया, जोड़ दिया y1 प्लस का, ये देखो x2
माइनस का y2। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैं z1 को जोड़ दूंगा और z1 को ही घटा दूंगा, इसमें भी मैं z1 को ही जोड़ दूंगा और z1 को ही घटा दूंगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं इन दोनों को एक बार अलग अलग करूँ तो देखो x1 और z1 को एक साथ में ले लिया तो ये हो जाएगा x1 माइनस का z1। फिर इन दोनों को साथ में ले लो, z1 माइनस का y1। कर सकता हूँ, हाँ जी सर कर सकते हो। फिर यहाँ पर इनक्लूटिव खोलूँगा तो ये निशान छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो x प्लस वाई का मोड की वैल्यू छोटी और बराबर होती है x का मोड प्लस का y का मोड। तो ये आपका निशान छोटा हो जाएगा, ये निशान हो गया छोटा, और यहाँ पर आपका मोड आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। आएगा या फिर नहीं आएगा, हाँ जी सर आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने z1 को जोड़ दिया और माइनस का z1 ही घटा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और या फिर एक काम आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप z2 को जोड़ दो और z2 को ही मैंने घटा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 और z2 को तो एक साथ में ले लो, तो x2 और साथ में वो इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी इस पर भी अप्लाई कर दूँगा तब ये छोटा और बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस का z2, ये दोनों साथ में ले लिया, फिर प्लस का z2 माइनस का y2 को साथ में कर लिया। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, ले लूँ, तो ये आपका हो जाएगा x1 माइनस का z1 प्लस का x2 माइनस का z2। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लूँ, तो यहाँ पर आपका क्या है, z1 माइनस का y1 प्लस का z2 माइनस का y2 का मोड। अब ये तो आपकी डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन है, डी एक्स कोमा जेड की, ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, डी जेड कोमा वाई की। और हमें ये प्रूफ करना होता है कि डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू छोटी और बराबर होती है डी एक्स कोमा जेड प्लस का डी जेड कोमा वाई। देयरफॉर बस आपकी M4 कंडीशन होगी, डी इज ए मैट्रिक्स ऑन कैपिटल आर। बस ये लो बेटा, तो आप इन एग्जाम्पल को एक बार इजीली तरीके से देखना है ना। एक लेक्चर और डाल दूंगा मैं एग्जाम्पल का, उसके बाद में हम आगे वाला जो चैप्टर है इस यूनिट का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलता है आगे वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।